हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और ये हमारी इमरजेंसी प्रोविजंस की पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट्स रूल्स के बारे में और हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस में हम अपने प्रेसिडेंट के रूल को इम्पोज कर सकते हैं। आर्टिकल 355 क्या कर रहा है, एक ड्यूटी इम्पोज कर रहा है हमारी सेंटर पे कि हमारी सेंटर गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि जितने भी हमारी स्टेट में गवर्नमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग काम करे, हमारे संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपना अपना काम करे। ये ड्यूटी दी गई है हमारी सेंटर को अंडर आर्टिकल 355। फिर वो बात करता है कि इसी ड्यूटी के चलते ही, इसी ड्यूटी को परफॉर्म करने के चलते ही जो हमारा सेंटर है वो क्या कर लेता है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को टेक ओवर कर लेता है अंडर आर्टिकल 356। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है तो वो अंडर आर्टिकल 356 सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपना पावर लगा सकता है, उसको टेक ओवर कर सकता है। ऐसा दिया गया है हमारे आर्टिकल 356 में। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं हमारा प्रेसिडेंट्स रूल। इट मीन्स इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इन केस कोई भी स्टेट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं करती है तो ये ड्यूटी सेंटर को दी गई है कि वो क्या कर सकता है, उस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को टेक ओवर कर सकता है अंडर आर्टिकल 356। फिर आर्टिकल 356 में दो ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन बेसिस पे क्या है, प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम किया जा सकता है। एक आर्टिकल 356 में खुद ही मेंशन है और दूसरा मेंशन है हमारे आर्टिकल 365 में। तो पहले देखते हैं आर्टिकल 356 क्या कहता है। आर्टिकल 356 ये हमारे प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो एक प्रोक्लामेशन इशू कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है, फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं कर पा रही है। उस केस में क्या है, प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो प्रोक्लामेशन इशू कर सकता है। अब प्रेसिडेंट चाहे तो क्या है, गवर्नर की रिपोर्ट पे भी ऐसा कर सकता है या फिर अगर खुद को उसको ऐसा लगे कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है या होने वाली है तो भी वो ऐसा प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है बिना गवर्नर की रिपोर्ट के। फिर हम देखते हैं हमारा आर्टिकल 365 क्या कहता है। 365 ये कहता है कि अगर कोई स्टेट फेल हो जाती है कोई भी ऐसा काम करने में या कोई भी डायरेक्शन मानने में जो किसने दी है, हमारी सेंटर गवर्नमेंट ने दी है, ये क्या है, अब ये लॉफुल हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए कि इस सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पा रही है, किस चीज़ के लिए, हमारे संविधान के प्रोविजंस को कैरिड आउट करने के लिए, कि अगर वो ऐसे परफॉर्म नहीं कर पा रही है उस केस में भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, हमारा प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टेट हमारा क्या है, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है और उसके रिगार्डिंग सेंटर गवर्नमेंट उन्हें कोई डायरेक्शन दे रही है, कोई ऑर्डर देख रही है कि आप ऐसा काम कीजिए और स्टेट गवर्नमेंट ये मानने से मना कर रहा है, तो उस केस में भी क्या लगता है, हमारा आर्टिकल 365 कहता है कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है। फिर हम बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की। अब वो प्रोक्लेमेशन जो हमारा प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर रहा है वो किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मीन राज्यसभा भी उसको अप्रूव करनी चाहिए और हमारी लोकसभा भी उसको अप्रूव करनी चाहिए। कितने टाइम के लिए, विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इज इशू। जब वह प्रोक्लामेशन इशू हुआ उसके 2 महीने के अंदर अंदर इन दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं अगर हमारे प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन उस टाइम पे इशू हो रहा है जब क्या है, हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है
या फिर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो रहा है उन 2 महीनों के अंदर अंदर और लोकसभा ने क्या नहीं किया, प्रोक्लामेशन पे अप्रूवल अभी अपनी नहीं दी है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जब हमारी न्यू लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जब उसकी पहली सिटिंग होगी, उसकी पहली सिटिंग के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर उस न्यू लोकसभा को उस प्रोक्लामेशन पे डिसीजन देना होगा। तब तक वो प्रोक्लामेशन सरवाइव करेगा और उसके ऊपर उस समय के बीच में राज्यसभा को अपनी अप्रूवल देनी होगी। अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स राज्यसभा ने भी अप्रूवल दे दी और लोकसभा ने भी अप्रूवल दे दी, तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए। अब जो ये प्रेसिडेंट रूल है, ये टोटल कितने टाइम पीरियड के लिए लग सकता है? इसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3 ईयर्स है। इट मीन हम हर 6 महीने बाद इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 6 और महीनों के लिए। फिर इस तरह से 6 मंथ करके हम इसको टोटल 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं इस प्रेसिडेंट रूल के पीरियड को। और ये किसकी अप्रूवल से होगा? किसके पास ये पावर है? ये पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास। फिर वो बात कर रहा है, अगर हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो गई इस 6 महीनों के दौरान बिना हमारे प्रेसिडेंट रूल को कॉन्टिन्यूएशन के अप्रूवल के लिए, मींस उसने अप्रूवल नहीं दिया कि हमारा प्रेसिडेंट रूल आगे कंटिन्यू होगा और हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जब हमारी न्यू लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, तो उसकी पहली सिटिंग के विद इन 30 डेज के अंदर हमें उस प्रोक्लामेशन पे डिसीजन लेना होगा और उस मेन टाइम में क्या है, राज्यसभा उस चीज़ को अप्रूव करके उसको कॉन्टिन्यूएंस में रखेगी। अब जो ये रेजोल्यूशन है, जो किस चीज़ को अप्रूवेंस देगा, अप्रूव कर रहा है हमारे प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल को, या फिर वो ये कह रहा है रेजोल्यूशन कि आप प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू कर दीजिए। इस तरह के हर रेजोल्यूशन को कौन पास कर सकता है? आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स हाउस ऑफ पार्लियामेंट में से कोई एक हमारा हाउस क्या है, उसको पास करेगा, तभी हमारा रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। और ये कैसे पास होना चाहिए? ओनली बाय अ सिंपल मेजोरिटी, मीन्स सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ये पास होना चाहिए। मीन्स उस मेंबर में जो प्रेजेंट लोग हैं और वो वोटिंग करेंगे, और अगर 50% से अबव वोटिंग हुई तो हमारी सिंपल मेजोरिटी मानी जाएगी और वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। फिर हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इंट्रोड्यूस होता है, जहाँ पे वो एक नया प्रोविजन लाता है जो हमारी पार्लियामेंट की पावर को थोड़ा सा कम करता है, रिस्ट्रेंट करता है। किस चीज़ के लिए? जहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि आप प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे वो इस चीज़ को रिस्ट्रेंट करता है। अब वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए कितनी टाइम है? सिर्फ 1 ईयर। 1 ईयर से ज़्यादा वो इस रूल को नहीं लगा सकती है। फिर वो बात करता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट की पावर को कम कर दिया गया था कि वो 1 साल से उसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती, अब वो 1 साल से उसको ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है। कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए, एट अ वन टाइम ओनली। एक बारी के लिए वो 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर सकती है, अगर ये 2 कंडीशन क्या है, फुलफिल हो जाए। पहली क्या कंडीशन है? A proclamation of national emergency should be in operation in whole of India or in the whole or any part of the state. इसमें वो कह रहा है कि अगर पूरे इंडिया में या फिर पूरे स्टेट में या फिर स्टेट के किसी पार्ट में अगर क्या है, नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उस केस में क्या है, हम प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या की गई है? द इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाइड दैट द जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड ऑन द अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज। इसमें वो कह रहा है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो ये सर्टिफाई कर दे, वो ये कह दे कि जिस स्टेट में वो कंसर्न स्टेट है जहाँ पे हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना है, वहाँ पे हम अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शंस नहीं करवा सकते, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसके चलते वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो सकते। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफाई कर दिया तो हम अपने प्रेसिडेंट रूल को और 6 महीनों के लिए एक्सटेंड
करवा सकते हैं। अब जो ये हमारा प्रेसिडेंट रूल है, इसको रिवोक करने की पावर किसके पास है? वो है हमारे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन लाकर हमारे प्रेसिडेंट रूल को क्या है, खत्म कर सकता है। और इस सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन को लाने के लिए उसको कोई भी पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उसके खुद का डिसीजन इस चीज़ के लिए काफ़ी है। फिर हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अब जब हमारा प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया तो उसके बाद उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे किसी स्टेट में, अब हम वो देखते हैं। पहला क्या है, ही कैन टेक अप फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। कहते हैं अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है, जैसे कि अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस खुद वो अक्वायर कर सकता है। सारी स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है अब प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई है। जितनी भी पावर गवर्नर के पास थी या फिर कोई भी ऐसी पावर जो किसी स्टेट के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास थी, वो अब सारी पावर हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है और उनके ऊपर वो कोई भी फंक्शन कर सकता है। फिर प्रेसिडेंट रूल रखते ही प्रेसिडेंट के पास एक पावर आ जाती है कि जितनी भी पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है वो ये डिक्लेयर कर सकती है कि मैं उनको उठाकर किसको दे रहा हूँ, पार्लियामेंट को ये पावर दे रहा हूँ कि आप स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है उनको एक्सरसाइज कीजिए। मीन्स जिस स्टेट में हमारा प्रेसिडेंट रूल लग गया वहाँ के स्टेट के लेजिस्लेचर की पावर ट्रांसफर करके किसको दे दी जाती है, हमारी पार्लियामेंट को दे दी जाती है। और ये ऐसा कौन कर सकता है, ये कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद कहा गया है कि प्रेसिडेंट क्या है, वो कोई भी दूसरे नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है, जैसे कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, अगर वो उस स्टेट की अथॉरिटी से रिलेटेड हो। फिर प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है कि जिस भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है उस स्टेट का क्या है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस स्टेट की स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है, और जो कि कौन हेड करता है, चीफ मिनिस्टर हेड करता है, उस पूरी काउंसिल को वो क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। फिर कई बार क्या होता है कि हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो उस स्टेट का गवर्नर होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन करता है, किसकी हेल्प से, उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी की हेल्प से, या फिर कोई भी एडवाइजर्स हो जो कि किसने अपॉइंट किए, हमारे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हैं, उसकी हेल्प के लिए वो उस पर क्या है, स्टेट गवर्नर फंक्शन कर सकता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। इसीलिए इस प्रोक्लामेशन को क्या नाम दिया गया है, प्रेसिडेंट रूल नाम दिया गया है अंडर आर्टिकल 356। फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को या तो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दे या फिर पूरी तरीके से उसको डिसॉल्व कर दे, ठीक है। फिर पावर है प्रेसिडेंट के पास कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम होता था, उसकी पावर्स होती थी, वो किसको पास कर देता है, हमारी पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स को पास करेगी, स्टेट का बजट बनाएगी। ये सारी पावर किसने ट्रांसफ़र की थी, हमारे प्रेसिडेंट ने ट्रांसफ़र की थी जब भी प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगता है। अब अगर इनके स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सस्पेंड हो गई या फिर डिसॉल्व हो गई तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या है, सारी पावर हमारे पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगी कि वो क्या कर सकती है, वो कोई भी नियम कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है उस स्टेट के लिए। उस स्टेट के लिए लॉ नियम कानून बनाने की पावर क्या करेगा, वो प्रेसिडेंट के पास दे देगा कि पार्लियामेंट कहेगा कि प्रेसिडेंट को कि आप इस चीज़ के लिए लॉ बनाइए, या फिर किसी वो दूसरी अथॉरिटी को ये पावर दे सकता है जो कि पार्लियामेंट ने स्पेसिफाई की गई हो। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, या तो हमारी पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट ने ये पावर किसी को डेलीगेट कर दी, जैसे कि प्रेसिडेंट को पावर दे दी, या फिर कोई और स्पेसिफाइड अथॉरिटी, ये तीनों लोग क्या है उस चीज़ पे लॉ बना सकते हैं कि हमें सेंटर के ऊपर कौन कौन सी पावर देनी है या उस सेंटर को कौन कौन सी ड्यूटी इम्पोज करनी है, ठीक है, सेंटर के ऊपर या फिर उससे जुड़े रिलेटेड ऑफिसर्स के ऊपर या फिर अथॉरिटीज़ के ऊपर। इस चीज़ के लिए लॉ बनाया जा सकता है और वो कौन बनाएगा, या तो पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट ने आगे पावर किसको दे दी है, या तो प्रेसिडेंट को दे दी है या फिर किसी स्पेसिफाइड अथॉरिटी को दे दी है। थर्ड पॉइंट है, अगर हमारी लोकसभा सेशन में नहीं है
उस केस में प्रेसिडेंट के पास से पावर है, प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया गया है कि वो कोई भी एक्सपेंडिचर कर सकता है, कहाँ से, हमारे स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से, जो कि उस टाइम पे पार्लियामेंट के द्वारा क्या है, उसका सेंक्शन पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उस केस में प्रेसिडेंट वहाँ से खर्चा कर सकता है। और दूसरी बात क्या कही गई है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो स्टेट की गवर्नेंस को चलाने के लिए कोई भी ऑर्डिनेंस लेकर आ सकता है। अब जो भी नियम कानून या कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, चाहे प्रेसिडेंट ने बनाया है, चाहे किसी भी दूसरी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी ने बनाया है, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, ये तब तक कंटिन्यू रहेगा अगर हमारा प्रेसिडेंट रूल ख़त्म भी हो गया उसके बाद भी ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। इट मीन्स जिस टाइम पीरियड के लिए इस लॉ को बनाया गया है उस टाइम पीरियड तक ये क्या है, फोर्स में रहेगा। ये हमारा प्रोक्लेमेशन के दौरान को टर्मिनस नहीं है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि जब तक हमारे प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन है तब तक ही ये हमारे लॉ एग्जिस्ट करेंगे। अगर हमारा प्रेसिडेंट रूल ख़त्म भी हो गया तो भी ये हमारे नियम कानून जो हमारी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ने या फिर किसी स्पेसिफाइड अथॉरिटी ने बनाए हैं, ये क्या रहेंगे, ऑपरेशन में रहेंगे। बट साथ ही साथ एक और बात भी कही गई कि जो ये लॉ है, जो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर कोई अथॉरिटी बना के गई है हमारे प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे, इसको क्या है, इसको ऑल्टर किया जा सकता है या फिर इसको दोबारा से इनैक्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। जब हमारा प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर रिमेन पावर में आ जाएगी और फिर वो उसको क्या कर सकती है, ऑल्टर भी कर सकती है और रिएक्ट भी कर सकती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कही गई कि प्रेसिडेंट के पास भले ही बहुत सारी पावर्स आ जाएं प्रेसिडेंट रूल के दौरान, बट वो ऐसा नहीं कर सकता कि खुद को पावर डेलीगेट कर दे कि इस स्टेट हाई कोर्ट की जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगा है उसकी सारी पावर भी क्या है, उसके हाथ में आ जाए। या फिर वो ऐसा नहीं कर सकता कि स्टेट हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रोविज़न है हमारे संविधान में उसको वो सस्पेंड कर सके। सिंपल वर्ड्स में कहें कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, स्टेटस हो, पावर हो, फंक्शन हो किसी स्टेट हाई कोर्ट का जहाँ पे हमारा क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, वो क्या है, सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। चाहे वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी लग जाए तब भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं हमारे नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के डिफरेंस के बीच में। नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के तहत और प्रेसिडेंट रूल लगता है अंडर आर्टिकल 356 के तहत। नेशनल इमरजेंसी को कब लगाया जाता है, ये तब लगती है जब हमारे इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो, किस चीज़ से, कोई वॉर, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर कोई आर्म्ड रिबेलियन हो रही हो। प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब हमारी स्टेट की कोई गवर्नमेंट क्या है, हमारे संविधान के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली अपना काम ना कर पाए किसी रीजंस की वजह से, उस केस में हम प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। इस चीज़ का वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन से कोई लेना देना नहीं है। अब नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, जो भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव होते हैं वो क्या है, अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। जो भी उनको संविधान के अंदर काम सौंपा गया है, पावर सौंपी गई है, वो कंटिन्यू रहती है। बट इफेक्ट क्या होता है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो ऑटोमेटिकली पावर में आ जाती है। उसके पास एक कंकरेंट पावर होती है कि वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन में क्या कर सकती है, अपना इंटरफेरेंस कर सकती है। प्रेसिडेंट रूल के दौरान क्या होता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर दिया जाता है और हमारी स्टेट लेजिस्लेचर को या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर डिसॉल्व कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट खुद स्टेट को एडमिनिस्टर करता है, किसके द्वारा, या तो गवर्नर से वो कई बार हेल्प लेता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इस चीज़ को एडमिनिस्टर करे, और या फिर वो क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर दे देता है स्टेट लेजिस्लेचर की कि आप इस स्टेट के लिए लॉज बनाइए। अब नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, पार्लियामेंट खुद बनाता है लॉ किस चीज़ के लिए, उन सब्जेक्ट्स के लिए जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है। वो किसी और बॉडी को या फिर सेम अथॉरिटी किसी और अथॉरिटी को ट्रांसफ़र नहीं करता, वो इस चीज़ स्टेट मैटर के लिस्ट पे वो खुद लॉज बनाता है। बट प्रेसिडेंट रूल के केस में पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट या तो पावर प्रेसिडेंट को दे देती है कि आप इस स्टेट के लिए लॉ बनाइए, या फिर किसी और अथॉरिटी को दे देती है जो कि वो खुद
स्पेसिफाई करती है कि आप इस स्टेट के ऊपर कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। अब नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई भी मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। ये इनडेफिनेटली टाइम के लिए कंटिन्यू की जा सकती है, बट इसके लिए क्या है, हर 6 महीने बाद हमें पार्लियामेंट से क्या है, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरे प्रेसिडेंट रूल के केस में क्या है, इसके लिए मैक्सिमम पीरियड डिस्क्राइब किया गया है हमारा 3 इयर्स। फिर जब हमारा प्रेसिडेंट रूल हट जाए तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी क्या है, स्टेट में दोबारा से रिस्टोर रिवाइव हो जाएगी। नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या होता है, जो हमारे सेंटर का रिलेशनशिप है बाकी सारी स्टेट्स के साथ, वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि सारी स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है वो ऑटोमेटिकली सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। प्रेसिडेंट रूल के केस में क्या है, सिर्फ उसी स्टेट का रिलेशनशिप हमारे सेंटर के साथ चेंज होगा जिस पर्टिकुलर स्टेट में क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। नेशनल इमरजेंसी के केस में अगर कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास करवाना है हमें पार्लियामेंट से जो हमारे प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल दे रहा है या फिर उसके कॉन्टिन्यूएंस को अप्रूवल दे रहा है, तो हम स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा इसको पास करवाएंगे। बट प्रेसिडेंट के रूल केस में क्या है, उस रेजोल्यूशन को हम सिंपल मेजोरिटी से पास करवाएंगे। फिर हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी के केस में जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिसमिस हो जाते हैं, उनको अलग से उस चीज़ के लिए ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट के रूल केस में क्या है, फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोकसभा के पास जाकर एक रेजोल्यूशन निकालना पड़ता है। बट प्रेसिडेंट के रूल केस में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, प्रेसिडेंट खुद ही इस चीज़ को रिवोक खत्म कर सकता है। फिर हम बात करेंगे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू की। जो हमारा 38th अमेंडमेंट एक्ट था 1975 का, उसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल 356 है हमारे प्रेसिडेंट रूल का, वो क्या है, फाइनल होना चाहिए और कंक्लूसिव होना चाहिए। इट मीन्स उसको हम क्या है, चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में या फिर किसी भी ग्राउंड पे। बट इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा। उसमें कहा गया कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो भी हमारे जुडिशियल रिव्यू से अलग नहीं है। इट मीन्स हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर भी, प्रेसिडेंट रूल के ऊपर भी हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। बोमई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रपोजिशन को सामने रखा अंडर आर्टिकल 356। अब हम देखते हैं वो कौन सी प्रपोजिशंस थी। पहला पॉइंट कहता है कि प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने के लिए जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है वो भी क्या है, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है। सेकंड कहता है कि प्रेसिडेंट मस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट मटीरियल। इट मीन्स कि प्रेसिडेंट रूल जो लगा होगा वो किसी रेलेवेंट मटीरियल के ऊपर लगा होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट रूल किसी ऐसे बेसिस पे लगा है जो कि बहुत ही इररेलेवेंट है और उसका कोई एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है, उस केस में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट के एक्शन को क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। थर्ड पॉइंट कहता है कि ये जो बर्डन है क्या है, ये जो ड्यूटी है वो सेंटर गवर्नमेंट की है कि वो ये प्रूव करे जो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है वो एक रेलेवेंट मटेरियल है। इट मीन्स वो एक जायज़ बेसिस पे हमारा प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, ये प्रूव करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, हमारे सेंटर को दी गई है। फिर वो कहता है कि जो कोर्ट है हमारा वो इस चीज़ पे नहीं जाएगा कि प्रेसिडेंट रूल को लगाने के पीछे का क्या मकसद था, क्या मटेरियल था, क्या हिस्ट्री थी, उसकी करेक्टनेस के बारे में, बट वो ये चीज़ ज़रूर देखेगा कि प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए जो भी उन्होंने ग्राउंड लिया है वो रेलेवेंट है या फिर नहीं है। फिर फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है या फिर इनवैलिड है, तो उसके पास ये पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो कि डिसमिस कर दी गई थी या फिर उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर सकता है, दोबारा से रिवाइव कर सकता है, दोबारा से उसको पावर में ला सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो तभी डिसॉल्व होगी जब
पार्लियामेंट में क्या होगा, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन अप्रूव किया जाएगा। तब तक जब तक कोई भी अप्रूवल नहीं दिया जाता तब तक प्रेसिडेंट सिर्फ उसको सस्पेंड कर सकता है, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट में प्रोक्लामेशन की अप्रूवल फेल हो जाती है तो जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो दोबारा से पावर में आ जाएगी, दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगी। फिर बोला गया कि हमारे संविधान का जो बेसिक फीचर है वो है हमारा सेक्युलरिज्म। इट मीन्स कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है हमारी कंट्री का, सारे रिलीजन कंट्री के लिए बराबर है। इन केस कोई स्टेट गवर्नमेंट एंटी सेक्युलर पॉलिटिक्स करती है, इट मीन्स किसी एक रिलीजन को फेवर करती है ताकि कोई दंगे भड़क जाएं, ठीक है, उस केस में क्या है, उस स्टेट पे आर्टिकल 365 लग सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज करती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कि नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ पे डिसाइड होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना क्या है, कॉन्फिडेंस शो करेगी, अपनी मेजॉरिटी शो करेगी। तब तक क्या हो सकता है, मिनिस्ट्री को आप वहाँ से हटा नहीं सकते, उसको अनसीटेड नहीं कर सकते हो। फिर बोला गया अगर सेंटर गवर्नमेंट में कोई न्यू पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है तो उस सेंटर गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी मिनिस्ट्री को डिसमिस कर दे जो कि दूसरी पार्टी से है किसी स्टेट में। इट मीन्स सेंटर जो गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो अलग अलग हो जाती है, किसी स्टेट में ऐसी गवर्नमेंट है जो कि नॉन सेंटर है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि वो उस स्टेट में जाके उनके मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सके। फिर बोला क्या, जो आर्टिकल 356 है वो बहुत ही एक्सेप्शनल पावर है और वो हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में लगानी चाहिए जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए या फिर बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब हम बात करेंगे केसेस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज़ की। अब सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो कि हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए दी गई थी 1988 में, सुप्रीम कोर्ट ने बुमाई केस 1994 में कुछ ऐसी सिचुएशंस बताई, ठीक है, अंडर आर्टिकल 356 कि कहाँ पे प्रॉपर और कहाँ पे इम्प्रॉपर क्या है हमारा प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अब हम देखेंगे हमारे कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को क्या है, प्रॉपर माना गया है। अब कोई ऐसा केस जहाँ पे जनरल इलेक्शंस हो गए हैं असेंबली के, उसके बाद किसी भी पार्टी में मेजोरिटी नहीं आई है, इट मीन्स हंग असेंबली हो गई है, उस केस में क्या है, हम अगर प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो वो प्रॉपर माना जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर कोई पार्टी उसके पास मेजोरिटी है असेंबली में और वो मना कर दे मिनिस्ट्री बनाने से, ठीक है, और उसके बाद क्या है गवर्नर फाइंड करता है कि कोई सेकंड ऑल्टरनेटिव उनको मिले या फिर कोलिजन के माध्यम से वो क्या है एक सरकार बना सके, उस केस में भी अगर गवर्नर फेल हो जाता है, उसको कोई भी मिनिस्ट्री नहीं मिलती है, कोई भी कोलिजन गवर्नमेंट नहीं मिलती है, तो उस केस में भी क्या है हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। अगर कोई मिनिस्ट्री रिज़ाइन कर देती है असेंबली में अपनी डिफीट होने के बाद, अगर वो रेजिग्नेशन दे देती है और कोई दूसरी पार्टी इस एबिलिटी में नहीं है या फिर कैपेबिलिटी में नहीं है कि वो क्या करे एक मिनिस्ट्री फॉर्म कर सके असेंबली में, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल प्रॉपर माना जाएगा। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती हैं जहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमारे सेंटर गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को, संविधानिक डायरेक्शंस को मानने के लिए मना कर दे, उस केस में भी हमारा क्या है, ये प्रेसिडेंट रूल प्रॉपर माना जाएगा। फिर अगर हमारे कोई इंटरनल सबवर्जन की सिचुएशन आ गई, इट मीन्स कोई हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जानबूझकर कहे कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इस लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या फिर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई वॉयलेंट दंगे भड़क रहे हैं, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लगाना एक प्रॉपर माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। या फिर कोई फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया है जहाँ पे हमारी सरकार अपनी मर्जी से ये रिफ्यूज़ कर रही है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, हमारी संवैधानिक ड्यूटी है, हम उसको परफॉर्म नहीं करेंगे और जिसकी वजह से उनका स्टेट खतरे में आ जाता है, तो उस केस में भी अगर वहाँ पे क्या है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए तो वो क्या प्रॉपर माना जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्प्रॉपर माना गया है। पहली क्या है,
कि कहीं पे अगर कोई मिनिस्ट्री रिज़ाइन कर दे या फिर वो डिसमिस हो जाए, उनकी मेजॉरिटी लूज़ करने पर वो डिसमिस हो जाए, और गवर्नर अगर रिकमेंड करता है कि क्या करें, हम यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, बिना ये खोजे, बिना ये पॉसिबिलिटी देखे कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव मिनिस्ट्री बन सकती है, ठीक है, ये सब कुछ सोचे बगैर ही गवर्नर क्या कर दे, वहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगा दे, तो ये इम्प्रॉपर केस माना जाएगा। फिर बोला गया कि गवर्नर अपनी मर्जी से या अपने असेसमेंट से किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए अगर प्रेसिडेंट रूल लगाता है और वो एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री को ये चांस ही नहीं देता कि वो अपनी मेजॉरिटी को असेंबली में प्रूव कर सके, ठीक है, तो उस केस में भी क्या है, हमारा प्रेसिडेंट रूल इम्प्रॉपर माना जाएगा। सेकेंड केस बोलता है कि कोई रूलिंग पार्टी एक मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है असेंबली में, ठीक है, अगर उनको किसी लोकसभा इलेक्शंस में कोई डिफीट मिलती है, अगर वो हार जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके हारने पे हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। इस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाना इम्प्रॉपर माना जाएगा। फिर हमारी सिचुएशन है इंटरनल डिस्टर्बेंस की। कोई स्टेट के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, बट वो इस वजह से नहीं है कि क्यों वहाँ पे इंटरनल सबमिशन है या फिर फिजिकल ब्रेकडाउन है। इट मीन्स वो इस कारण से नहीं है कि वहाँ की सरकार ने जानबूझकर कोई ऐसा काम किया है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नुकसान होए, या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना बंद कर दिया है। इंटरनल डिस्टर्बेंस किसी और वजह से हो रही हो, ठीक है, और जिससे क्या हो रहा है, वहाँ की सरकार जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं कर रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाना इम्प्रॉपर माना जाएगा। को अब कोई स्टेट में माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल रही है, या फिर किसी मिनिस्ट्री पे करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं, तो इन चीज़ों के लिए हम क्या है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं कर सकते। फिर उन केसेस पे जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कोई पहले से वार्निंग नहीं दी गई है चीज़ों को सुधारने की, एक्सेप्ट कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस को छोड़कर, वो कहते हैं कि पहले स्टेट गवर्नमेंट को कुछ वार्निंग देनी चाहिए उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने की। अगर बिना रेक्टिफाई वार्निंग के कोई भी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, इम्प्रॉपर माना जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट रूल की पावर है, अगर उसको हम इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं किसी रूलिंग पार्टी के लिए, या फिर कोई इररेलेवेंट तरीके से उसको लगा रहे हैं, तो ये क्या माना जाएगा, हमारा इम्प्रॉपर यूज़ माना जाएगा हमारी पावर का। तो ये था हमारा प्रेसिडेंट रूल। अब हम बात करेंगे हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है हमारी अंडर आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 ये हमारे प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे हमारे इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट को खतरा है, या फिर किसी टेरिटरी के पार्ट को खतरा है, तो वहाँ पे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अब 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 यहाँ पे भी सेम बात कह रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाने का जो फैसला है प्रेसिडेंट का, वो क्या होना चाहिए, फाइनल और कंक्लूसिव होना चाहिए, और उसके ऊपर हम कोई भी क्वेश्चन ना पूछे किसी भी कोर्ट में या फिर किसी भी ग्राउंड पे। अब ये जो प्रोविजन था इसको डिलीट कर दिया गया बाय द एक्ट ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, और ये कहा गया कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर है, वो जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है। फिर हम देखते हैं हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी की पार्लियामेंट्री अप्रूवल को और उसके ड्यूरेशन को। अब जो भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो डिक्लेयर करेंगे, और वो किसके द्वारा अप्रूव होगा, हमारे बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होगा। और कितने टाइम के लिए, जब वो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ उसके विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर दोनों हाउसेस को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को उसके ऊपर अप्रूवल देना होगा। फिर वो बात कर रहा है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन ऐसे टाइम पे इशू किया जा रहा है जब हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, या फिर उसका डिसोल्यूशन हो रहा है उस 2 मंथ्स के पीरियड के विद इन, और उसने क्या है, प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल नहीं दी है, तो उस केस में जब हमारी न्यू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी, तो उसकी पहली सिटिंग के विद इन 30 डेज के अंदर इस लोकसभा को फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन पे डिसीजन लेना होगा। तब तक मीन टाइम में राज्यसभा क्या है, इसको अप्रूवल दे सकती है।
एक बारी अगर दोनों हाउसेस ने इस प्रोक्लामेशन को अप्रूवल दे दी तो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी इनडेफिनाइट टाइम के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूएशन में आ जाएगी। जब तक कि इसको रिवोक नहीं किया जाता, ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी। अब इस चीज़ से दो चीज़ें निकलती हैं। पहली कि कोई भी मैक्सिमम पीरियड फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए नहीं दिया गया है, और हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिपीट करने के लिए या फिर उसके अप्रूवल के लिए, उसकी कॉन्टिन्यूशन के अप्रूवल के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है कि पार्लियामेंट उसको कैसे कंटिन्यू करेगा। उसकी अप्रूवल के लिए कुछ भी रेपिटेशन मेंशन नहीं है। एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, जब तक उसको ख़त्म नहीं किया जाता वो अपने आप कॉन्टिन्यूटी में रहेगी। अब वही सेम चीज़, कोई भी रेजोल्यूशन जो हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लामेशन को अप्रूव करेगा या फिर उसको क्या है, पास कर सकता है, वो पास कैसे होगा, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उसको पास किया जा सकता है बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स उस हाउस में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनकी क्या है, मेजॉरिटी में वोटिंग होनी चाहिए 50% से ज़्यादा। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को रिवोक करने की पावर किसके पास है, उसको ख़त्म करने की पावर किसके पास है, वो है हमारे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे कोई एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन लाकर फाइनेंशियल इमरजेंसी को ख़त्म कर सकता है, और इस प्रोक्लेमेशन के लिए उसको किसी भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। जो भी पहला रिजल्ट है, जो भी हमारे सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी वो क्या कर सकती है, वो किसी भी स्टेट को ये डायरेक्ट कर सकती है कि जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है आप अपने पैसे को ऐसे यूज़ कीजिए या इतना ज़्यादा मत यूज़ कीजिए या वेस्ट मत कीजिए। या फिर वो क्या है, डायरेक्शन दे सकती है कि एज अ प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी एंड एडिक्वेट फॉर द पर्पज। इट मीन्स वो कोई भी ऐसा डायरेक्शन स्टेट को दे सकती है जो प्रेसिडेंट को उस समय ठीक लग रहा है या फिर ज़रूरी लग रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी को डील करने के लिए। अब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे रही है उसके अंदर कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, कोई भी ऐसा प्रोविजन इंक्लूड हो सकता है जिसमें कहा गया हो कि आपकी सैलरी अलाउंसेस किसी भी क्लास की, पर्सन ऑफ क्लास की जो कि स्टेट में सर्व कर रहा है, काम कर रहा है, वो क्या है, कम कर दी गई है, आपकी सैलरी कम कर दी गई है, आपके अलाउंस कम कर दिए गए हैं। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर सकता है। या फिर वो ये भी कह सकता है कि जितने भी मनी बिल्स हैं या फिर अदर फाइनेंशियल बिल्स हैं वो हमने क्या कर दिए हैं, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिए हैं। अगर स्टेट लेजिस्लेटर उन्हें पास भी कर देता है उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उन बिल्स को प्रेसिडेंट की रिजर्वेशन के लिए कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं। फिर तीसरा इफेक्ट क्या है कि प्रेसिडेंट भी क्या है, डायरेक्शन इशू कर सकता है कि सैलरी और अलाउंसेस को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। अब किसकी सैलरी कम हो रही है, कोई भी क्लास का पर्सन जो कि यूनियन में सर्व कर रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को भी रिड्यूस किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो ऑपरेशन है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, जितने भी हमारा पूरा कंट्रोल है हमारे स्टेट का फाइनेंशियल मैटर्स पे वो सारा का सारा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। और अभी तक हमारे कंट्री में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। चाहे हमारे कंट्री में 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे बट अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर हुई है। तो ये था हमारे इमरजेंसी प्रोविजन का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की क्वालिफिकेशन, उसकी कंडीशन, इम्पीचमेंट, टर्म के बारे में और वो कैसे उनकी पावर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।